जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट अर्थात भूगोल पेपर प्रथम का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है और इसको बनाए गए किन योजनाओं के तहत चलाया जाता है। इसके पहले के चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हों तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल पर आप विजिट कीजिए। आपको BA 5th सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर फर्स्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पेपर सेकंड की भी क्लासेस हुई हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो अवश्य देख लें, क्योंकि आपका हर एक चैप्टर कम से कम टाइम में आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाता है। अर्थात बहुत ही कम समय में हर एक चैप्टर को अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो लिखने में आपको पेपर में आसानी होगी, क्योंकि आप मूल अगर तत्व समझ लेते हैं किसी भी टॉपिक का, किसी भी बात का, तो आप उसको अच्छे से अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको हर एक क्लास की नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है। अभी ये चैप्टर 6 की क्लास आपके पास अपलोड की गई है। कुछ समय में आपको ये PDF प्राप्त हो जाता है, लगभग 10 मिनट के अंदर ही आपका ये PDF आपको प्राप्त हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आज से आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको रिवीजन करने को भी मिल जाता है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे PDF से आप बना सकते हैं हर एक चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास आखिर होता क्या है। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य एक ऐसे विकास से है जो मानव समाज की केवल तत्कालिक अवस्थाओं की ही पूर्ति न करे, बल्कि वह अस्थायी रूप से भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करे। अर्थात तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो वह करे ही, लेकिन हमारे जो भविष्य का समय आने वाला है, भविष्य जो आने वाला है, उसमें भी विकास का आधार एक प्रकार से प्रस्तुत करे। ऐसा विकास क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास या सतत विकास कहलाता है। सतत विकास के लिए हिंदी में कई समानार्थी शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसके लिए टिकाऊ विकास, संपोषणीय विकास, संधारित विकास, स्थिर विकास, अस्थायी विकास, सतत पोषणीय विकास या सतत विकास आदि शब्दावलियों का प्रयोग विभिन्न लेखकों द्वारा किया गया है। अर्थात यह जो सतत पोषणीय विकास है, यह एक प्रकार से सतत विकास का ही समानार्थी शब्द है। जैसे कि उसे और क्या कहा जाता है? संपोषणीय विकास। आपसे घुमा के भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि आपका संधारित विकास क्या होता है, तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया। संधारित विकास भी सतत विकास भी होता है। स्थिर विकास को भी सतत विकास कहते हैं, स्थायी विकास, सतत विकास। सतत विकास की संकल्पना जो है वह मूल रूप से विकास एवं आर्थिक विकास की संकल्पना का संशोधित रूप है। वास्तव में सतत पोषणीयता विकास हेतु किए जाने वाले प्रयत्नों में गुणवत्ता के विस्तार पर अधिक बल देता है। जो सतत पोषणीयता होता है वह विकास के साथ साथ गुणवत्ता के विस्तार पर जो है अधिक जोर देता है। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 में पर्यावरण और विकास पर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें विकास की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या की गई। सतत पोषणीय की विकास की जो एक प्रकार से व्याख्या किसमें की गई? जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1987 में पर्यावरण और विकास पर ब्रंटलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की हुई थी, उसी में इसकी व्याख्या की गई थी। और इसमें कहा गया है कि सतत पोषणीयता को सभी विकास प्रयत्नों के कार्यकारी सिद्धांत के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसमें विकास की ऐसी पद्धति अपनाने पर बल दिया जाता है जिसके द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। हमने आपको पहले ही सतत विकास की परिभाषा बताई हुई थी। अर्थात हमारी जो अभी वर्तमान की आवश्यकताएं हैं वह पूरी हों, साथ ही साथ हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनके भी एक प्रकार से जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए संसाधन बचे रहने चाहिए। ये क्या हो जाएगा? सतत विकास का एक प्रकार से हमारे लिए सतत विकास यह हो जाएगा। जो कि हम अभी संपोषणीय विकास पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही बातें बताई जा रही हैं। इस प्रकार यह संकल्पना केवल पर्यावरण तथा संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है, बल्कि संसाधनों के विकास पर वृद्धि पर भी बल देती है। जैसे कि
जो संसाधन है उसका हम सिर्फ संरक्षण करके एक प्रकार से सतत विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है एक प्रकार से सीमित मात्रा में है, और उसकी अगर हम विकास करें, उसका अगर हम वृद्धि करें, उस संसाधन की वृद्धि करें, तो वह सतत विकास के लिए बहुत ही एक प्रकार से उपयोगी हो जाएगा। वास्तव में सतत पोषणीय विकास मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य किसी स्थिति को कायम रखने पर नहीं, बल्कि ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया पर बल देता है जो समाज के वर्तमान और भावी आवश्यकताओं तथा संसाधनों, पूंजी और प्रौद्योगिकी में सामंजस्य स्थापित करता है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नगर में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विकसित तथा विकासशील कुल 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें विकसित देश के भी कुछ देश और विकासशील देशों के भी कुछ देश को मिलाकर 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमने इसके पहले के चैप्टर में सतत विकास, जिसमें हमने आपको पूर्णतः बताया था सतत विकास के उपाय जो बताए थे, उस चैप्टर में हमने आपको विकसित देश एवं विकासशील देशों के बारे में भी बताया था कि विकसित देश कौन से होते हैं या विकासशील देश कौन से होते हैं। अगर आपने वह चैप्टर 5 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह जो सम्मेलन हुआ था आयोजित, इसको हम प्रथम सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में कार्यक्रम 21 के नाम से जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, उसमें सतत या टिकाऊ विकास के लिए निर्देशक सिद्धांत दिए गए थे। इसका पहला सिद्धांत कहता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में सतत विकास के केंद्र में मानव वर्ग होते हैं, और इसमें आगे कहा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा विकास की अभिन्न अंग होती है, और शांति, विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा अन्योन्याश्रित और अविभाज्य है। अब हम जानें कॉप जो 21 है वह आखिर होता क्या है, कार्यक्रम 21 जो है वह आखिर होता क्या है। कॉप 21 जो था, ये कार्यक्रम 21 जो था, वह एक विस्तृत दस्तावेज है जिसके अंतर्गत 21वीं सदी तथा इसके पश्चात पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रों, अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। जो कार्यक्रम 21 है वह एक प्रकार से विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें क्या बताया गया था, 21वीं सदी तथा उसके पश्चात जो पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रों के अधिकार थे, कर्तव्य थे, उसको कार्यक्रम 21 में बताया गया था। इन कार्यक्रमों में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के साथ टिकाऊ विकास संबंधी समस्याओं के निदान पर भी प्रकाश डाला गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ जून 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, किंतु इसमें निश्चित मसौदे प्रस्ताव पर कोई ठोस समझौता नहीं पाया गया। ठोस समझौता कोई इसमें जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें नहीं पाया गया था। फिर होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जो कि अगस्त सितंबर 2002 में होता है। दक्षिण अफ्रीका के नगर जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य विषय सतत पोषणीय विकास था, जिसके कारण इसे सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। जो तृतीय सम्मेलन था पृथ्वी सम्मेलन, उसे सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जो कि एक प्रकार से जोहान्सबर्ग में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत आदि विकासशील देशों ने इस मुद्दे को उठाया कि अति उत्पादन और अति उपभोग टिकाऊ या सतत नहीं होता है। किसी चीज़ की अति जो है वह सतत नहीं होती है। विकसित देशों का उपभोग स्तर बहुत ऊंचा है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोग स्तर के बराबर अन्य देशों में भी उपभोग होने लगे तो आवश्यक संसाधनों के लिए वर्तमान पृथ्वी के तुल्य कई अन्य पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर लगातार आप उत्पादन करते रहें किसी खनिज का या किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा कि इतना कम पड़ जाएगा कि कई पृथ्वियों की ऐसी पृथ्वियों की ज़रूरत पड़ेगी। विकासशील देशों ने सतत विकास के उद्देश्य से विकसित देशों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने पर जोर दिया, किंतु इसके लिए विकसित देश तैयार नहीं हुए। इस सम्मेलन में मात्र इस बात
पर सहमति हो पाई कि उत्पादन तथा उपयोग को सतत पोषणीय बनाने के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाया जाएगा। आपने जाना कि कार्यक्रम 21 क्या है। अब हम देखेंगे जो पारिस्थितिकीय समस्याएं हैं और सतत पोषणीय विकास उसमें किस प्रकार से हो रहा है। जो पारिस्थितिकीय समस्याएं हैं, सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से विकास इस प्रकार होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र अर्थपूर्ण कार्य, रोजगार, यथोचित न्यूनतम जीवन स्तर और आवश्यक सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्रदान कर सके। सतत पोषणीय विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक प्रकार से विकास ऐसा होना चाहिए जो हर एक व्यक्ति को अर्थपूर्ण कार्य दे सके, मतलब उसे ऐसा कार्य दे जिससे उसे धन अर्जित किया जा सके या उसे रोजगार मिले, ये उसे न्यूनतम जीवन स्तर के लिए एक प्रकार से हर आर्थिक स्थिति उसकी भी हो, आवश्यक उसकी जो सामाजिक आर्थिक सुविधाएं हैं सभी मिले, वह होता है सतत पोषणीय विकास। उन प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय विदोहन से पिछली एक शताब्दी निश्चित ही आर्थिक विकास में तीव्र प्रगति हुई है, किंतु संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग एवं उपभोग से प्राकृतिक पर्यावरण तथा संसाधनों की भारी क्षति हुई है और अनेक भयंकर परिणाम सामने आए हैं। बढ़ते पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण से स्वयं मानवता भी खतरे में पड़ती जा रही है। अब विश्व जनमत वर्तमान आर्थिक विकास के दुष्परिणाम से चिंतित है। जो विश्व है, विश्व के लोग हैं, वह वर्तमान जो आर्थिक विकास का दुष्परिणाम किया जा रहा है, उसके जो हो रहे हैं, जो आर्थिक विकास हुआ है उससे जो परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं, उसको देखकर पूरी विश्व की जनता जो है वह एक प्रकार से चिंतित है और इसके विकल्प के रूप में सतत पोषणीय विकास पर विचार करने को बाध्य है। सतत पोषणीय विकास से संबंध प्रमुख पारिस्थितिकी और आर्थिक समस्याएं जो हैं निम्न है। पहली समस्या क्या है? पहली है कृषि जन्य पारिस्थितिकी अवनयन। कौन सी समस्या है? कृषि जन्य पारिस्थितिकी अवनयन। विकासशील देशों में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की उदार पूर्ति के लिए खाद्यान्नों की मात्रा निरंतर वृद्धि हो रही है। जिस प्रकार से जनता बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसको भोजन अधिक चाहिए होगा, तो एक प्रकार से उसके खाद्यान्नों की मात्रा भी निरंतर बढ़ रही है। भारत सहित कई विकासशील देशों में 1960 के दशक में हरित क्रांति का उदय हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्रों के विस्तार के उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा और सिंचाई के साधनों में उल्लेखनीय विस्तार किया गया। कृषि में यंत्रीकरण पर बल दिया गया, मतलब उसके धीरे धीरे सुधार हुए। जैसे कि अभी आप देखिए वर्तमान समय में आपके ट्यूबवेल है, समरसेबल है, पानी भरने के लिए पहले कुएं से लोग पानी भरते थे और अलग अलग सुविधाएं थी, तालाबों से भरते थे, नदी नहरों से ही भरते थे जो भी होते थे। और अभी के समय में बहुत सी सुविधाएं आ गई हैं। पहले हल चलाते थे, बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब के समय में ट्रैक्टर आ गया है, 10 मिनट में आपका खेत जोत देता है। ऐसी सभी बहुत सारी व्यवस्थाएं आ गई हैं। खाद आ गया है, कीड़े पड़ने पर या कोई भी रोग लगने पर उसकी दवाइयाँ आ गई हैं। इससे जो है उत्पाद धीरे धीरे बढ़ा है। इससे खाद्य पदार्थों, गेहूँ, चावल, मक्का आदि के उत्पादन में कई गुना वृद्धि संभव हुई है, जिससे खाद्य समस्या का लगभग निवारण हो गया है। किंतु हरित क्रांति से अनेक भयावह पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी रसायनों के प्रयोग से मिट्टी अनुपजाऊ होती जा रही है। मतलब जितना ही हम उर्वरक का प्रयोग करते जा रहे हैं, हमारी जो मिट्टी है वह धीरे धीरे अनुपजाऊ हो रही है और मिट्टी, धरातली एवं भूमिगत जल तथा वायु का प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है। अतः पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए अब रासायनिक उर्वरकों, शाकनाशी और कीटनाशी रसायनों के अनावश्यक प्रयोग को नियंत्रित करने तथा जैविक कृषि पर अधिक बल दिया जा रहा है। अर्थात जो उर्वरकों का प्रयोग है उसको अनेक क्षेत्रों में कम किया जा रहा है, क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है और उसकी उपजाऊ जो क्षमता थी वह कम होती जा रही है। तो उर्वरक का प्रयोग एक प्रकार से कम करके जैविक खादों का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब हरी खाद एवं जैविक खाद के प्रकार प्रयोग मिट्टी का सर्वोत्तम मित्र माना जाता है।
जो हरी खाद है या जैविक खाद है उसका प्रयोग एक प्रकार से मिट्टी का सर्वोत्तम मित्र भी माना जाता है। इसी प्रकार मत्स्य खेत से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु मत्स्य पालन को उपयोगी माना जाता है। दूसरा है हमारा, दूसरी समस्या है ऊर्जा उपभोग जनित पर्यावरणीय अवनयन। वर्तमान समय में शक्ति संसाधन के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग अधिक होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन तथा परमाणु ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसें अनेक प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देती हैं। ये संसाधन सीमित और अनव्यवहार्य है। इन संसाधनों की समाप्ति कुछ ही दशकों में संभव है। जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है हर एक ऊर्जा जो हमारी है, तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ ही दशक में इसका एक प्रकार से समाप्ति हो जाएगा। जल विद्युत नवीकरणीय तथा प्रदूषण रहित है, किंतु जल विद्युत उत्पादन के लिए जलाशयों के निर्माण तथा नदियों पर बांध बनाने आदि से वन विनाश, बाढ़, भूकंप, भूमि स्खलन जैसी विनाशकारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। अतः सतत पोषणीय विकास के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने की महती आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में जैसे कि आता है सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत टिकाऊ हैं और किसी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण या पारिस्थितिकी असंतुलन को जन्म नहीं देता है। जैसे कि हमारा जो सौर ऊर्जा है उसका प्रयोग अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए, बायोगैस का, पवन ऊर्जा का, तरंग ऊर्जा का, इन सभी जो टिकाऊ स्रोत हैं हमारे ऊर्जा के उनका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे पेट्रोल हैं, हर एक ईंधन है, जो जल से हमारा विद्युत उत्पादन हो रहा है, उन सभी चीज़ों को कम करना चाहिए। क्योंकि अगर जल से विद्युत उत्पादन हम करते हैं तो बांध बनाते हैं, जलाशयों का निर्माण करते हैं, जिससे वनों का विनाश होता है, भूकंप भी वो एक प्रकार से बाढ़ आते हैं और भूस्खलन जैसी आदि समस्याएं आती हैं। इसलिए हमें टिकाऊ स्रोतों का, ऊर्जा स्रोतों का एक प्रकार से यूज करना चाहिए। तीसरा है हमारा वन विनाश जन्य पारिस्थितिकी अवनयन। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि के विस्तार, नगरीकरण, सड़क निर्माण एवं बांध निर्माण, खनिजों के खनन, विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा विशाल जलाशयों के निर्माण आदि के कारण व्यापक क्षेत्रों में वनों का विनाश किया जा रहा है। जैसे कि जो नगरीकरण हो रहा है, वनों को काट के वहाँ पर नगर बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, सड़क निर्माण हो रहा है, बांध का निर्माण हो रहा है, खनिजों का खनन हो रहा है। इन सभी चीज़ों में वनों का कटाई बहुत ही अधिक मात्रा में की जा रही है, जिससे एक प्रकार से वन विनाश हो रहा है। इससे विश्व स्तर पर वन क्षेत्र में निरंतर कमी होती जा रही है। वनों के अतिदोहन तथा वन विनाश से बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि के साथ ही अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वन विनाश से अनेक पशु तथा पादप प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलोपन के कगार पर हैं। सतत पोषणीय विकास पारिस्थितिकी तंत्र तथा उत्पादक कार्यों के मध्य संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। अतः बल जो वन विनाश को रोकने के लिए उचित कार्य योजना को अपनाना तथा वनों की अवैध एवं अनियंत्रित कटाई पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी तथा सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किए जाने की एक प्रकार से धीरे धीरे आवश्यकता होती जा रही है और जो भी हमें करना भी चाहिए। वनों का एक प्रकार से अगर हम दोहन करेंगे, वनों की कटाई करेंगे तो हमारे पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह हमारे एक अकेले देश की बात नहीं है। अगर कहीं पर भी वनों की कटाई होती है तो पूरे विश्व के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे चौथा हमारा समस्या है लवणता एवं जल भराव की समस्या। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व के अन्य भागों में सिंचाई के साधनों में काफ़ी विस्तार किया गया है और भारत जैसे विकासशील देशों में कृषकों की अज्ञानता तथा जल प्रबंधन के अभाव के कारण विस्तृत क्षेत्र में मिट्टी में लवणता वृद्धि और जल भराव की समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। इससे मिट्टी की उर्वरता एक प्रकार से नष्ट हो जाती है और भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाते हैं।
इस प्रकार की समस्याएं नहरों के किनारे अधिक पाई जाती हैं। पंजाब में नहरों के जल के रिसाव से भूमिगत जल स्तर 5 से 10 मीटर तक ऊंचा उठ गया है, जिसका उत्पादकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ट्यूबवेल तथा पंपिंग सेटों द्वारा सिंचाई के अत्यधिक जल को भूगर्भ से धरातल पर खींच लिए जाने के कारण भौम जल स्तर गर्मियों में काफ़ी नीचे चला जाता है और कुएं तथा हैंडपंप सूख जाते हैं, जिससे पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सतत पोषणी विकास की दृष्टि से जल के प्रबंधन की आवश्यकता एक प्रकार से प्रबल हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए, ट्यूबवेलों से कम पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं हम लोग, ऐसा करना चाहिए जिससे जल स्तर ज़्यादा हमारा नीचे न जाए और उससे बहुत सी समस्याएं होती हैं। इसके लिए फसलों की अति सिंचाई और जल की बर्बादी पर नियंत्रण लगाना होगा तथा गर्मियों में ऐसी फसलों के उत्पादन का वैकल्पिक उपाय करना होगा जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे, अगला समस्या हमारा है पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण। पर्यावरण प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे पाएंगे? पर्यावरणीय प्रदूषण एक मानव जनित समस्या है जो विकसित तथा विकासशील लगभग सभी देशों में कमोवेश मात्रा में पाई जाती है। पर्यावरण के अनेक रूप हैं जिनमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि प्रमुख है। जो पर्यावरण है उसमें जल प्रदूषण भी आता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, आप 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, 3rd सेमेस्टर में आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी प्रदूषण के प्रकार पढ़ाए गए थे। आपको अच्छे से पता होगा ये सभी क्या होते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण ये पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बन गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण से अस्थायी मुक्ति के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण का नियंत्रण उनके स्रोत पर ही किया जाए। इसके लिए प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों को प्रदूषण के समापन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रदूषणों के उत्पन्न होने के कारणों तथा उनसे होने वाली हानियों से सामान्य जनता को अवगत कराने की प्रयत्नों के ही इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने की एक प्रकार से आवश्यकता है। और हम अगला कारण देखेंगे, अपना लास्ट कारण जो है हमारा लास्ट समस्या जो है अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। अपशिष्ट अर्थात बचे हुए पदार्थों के निपटारे की समस्या अधिक औद्योगिक केंद्रों तथा महानगरों में पाई जाती है। जैसे जहाँ पर कल कारखाने होते हैं वहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको कहीं भी फेंक दिया जाता है, जो एक प्रकार से गंदगी और प्रदूषण के कारण होते हैं। औद्योगिक विकसित देशों में कारखानों से निकले वाले अपशिष्ट पदार्थों तथा नगरों के कूड़ा कचरा को समाप्त करने की समस्या एक प्रकार से विकराल होती है। पर्यावरण में अपशिष्ट तथा विषाक्त पदार्थों के संचित होने से विविध प्रकार के अवांछित तत्व भू-जैव रसायन चक्रों में प्रविष्ट हो जाते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबड़, कांच आदि संश्लिष्ट पदार्थ पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं हो पाते हैं और पर्यावरण में सुरक्षित रहकर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। उद्योगों के अतिरिक्त खदानों, कृषि निर्माण कार्यों, घरेलू उपयोगों आदि से भी भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ एकत्र होते हैं जो समुचित निस्तारण के अभाव में पर्यावरण एक प्रकार से को प्रदूषित करते हैं। अब हम देखें, सतत पोषणी विकास की दृष्टि से अवशिष्ट पदार्थों का कूड़ा कचरा को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने की विधि विकसित की जानी चाहिए। मतलब जो कूड़ा कचरा है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए और कुछ उसके एक प्रकार से परिणाम स्वरूप कुछ बनाया जाए। इससे ये अवशिष्ट पदार्थ लाभदायक बन जाएंगे। नगरीय गंदे जल को संशोधित करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना चाहिए और वाहित मल जल को उपचारित करके उसके उर्वरक बनाई जा सकती है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग सहायक एवं आश्रित उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर जो सतत पोषणी विकास था और सतत पोषणी विकास में होने वाली जो हमारी पारिस्थितिकीय समस्याएं थी उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा और आपका यह चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।